हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप लोग हाई स्कूल में आ गए हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी साइंस का न्यू सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं। तो साइंस का फर्स्ट लेसन है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। आपका फर्स्ट लेसन का पहला टॉपिक देखिए, रासायनिक अपक्रिया। पहले समझना है आप लोगों को रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। रासायनिक अपक्रिया से उससे पहले हम समझेंगे कि चेंज क्या होता है, चेंज परिवर्तन क्या होता है। आप लोग जानते हैं परिवर्तन क्या होता है, चेंज क्या होता है। जब किसी वस्तु का गुण या अवस्था बदल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। यानी एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन एंड एक होता है रासायनिक परिवर्तन। इस टॉपिक को आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। जैसे ये बर्फ है, क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझो। ये बर्फ है, बर्फ को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। और फिर अगर पानी को हम गर्म कर दें तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। फिर वापस अगर हम गैस को ठंडा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और पानी को फिर वापस ठंडा कर देते हैं तो बर्फ बन जाएगा। यानी एक ही पदार्थ पानी देखो, यहाँ पर ठोस अवस्था में है, सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म यानी द्रव अवस्था में है, एंड यहाँ पर देखो गैसेस अवस्था में है। तो एक ही पदार्थ की अवस्थाएं बदल रही हैं और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। यानी जब ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाएं बदलती हैं और उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन और गुण बदल जाता है, उसका द्रव्यमान बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये वाला आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हो। रासायनिक परिवर्तन जैसे मान लीजिए यहाँ पर दूध से अगर दही बन जाए तो ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध एक अलग है और दही एक अलग है। दूध से नया पदार्थ बन गया, दही बन गया। अब वापस से दूध थोड़ी बना सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। तो ये तो कक्षा 9 का टॉपिक था। अब हम पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो पहला टॉपिक रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ये आप लोग हेडिंग डालिए, रासायनिक अपक्रिया। क्या होता है रासायनिक अपक्रिया। देखिए रासायनिक अपक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक अपक्रिया इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं और आपस में मिलते हैं और कोई नया पदार्थ बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चीनी है, चीनी में हम पानी मिला दें, क्या मिला दें, पानी, तो क्या बनेगा, शरबत बनेगा। जी सर, शरबत बनेगा। अब देखिए दो पदार्थ मिले, आपस में दो पदार्थ मिले और एक नया पदार्थ बना। अब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं,
तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक, तो रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक या एक से अधिक नया पदार्थ या उत्पाद बनाते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, अब रासायनिक अपक्रिया के देखिए कंपोनेंट कितने होते हैं, कितने घटक होते हैं। रासायनिक अपक्रिया के दो घटक होते हैं, एक होता है अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है अभिकारक, एंड एक होता है प्रोडक्ट यानी उत्पाद होता है। एक रिएक्टेंट होता है और एक उत्पाद होता है। अब देखिए अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल लिया था चीनी और पानी, दो पदार्थ मिलते हैं और एक पदार्थ बनता है शरबत। अब देखिए जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं यानी मिलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। एंड जो अपक्रिया के दौरान, अपक्रिया के होने के बाद में जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो डिफिनेशन ऐसे ले सकते हो कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल लिखना चाहो तो डिफिनेशन लिख लेना और उसके बाद एग्जाम्पल ये वाला मत लिखना, एग्जाम्पल जो हम एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे वो लिखना है। ठीक, पहला एग्जाम्पल लिख लेना, इसको हम मिटा रहे हैं, ये वाला मत लिखना। इस एग्जाम्पल तुमको ये लिखना है, जैसे कार्बन प्लस O2, कार्बन का दहन कर रहे हैं यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कास्टिक सोडा यानी OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl, इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। ये एक प्रकार का अम्ल है, एक प्रकार का क्षार है। अब देखिए दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, Na यहाँ का और Cl यहाँ का, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसे साधारण नमक कहते हैं, ये बनेगा। और प्लस में यहाँ पर इसका H और इसका H, 2H और एक ऑक्सीजन, 2H और एक ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो जल का एक मॉलिक्यूल बनता है यानी H2O बनेगा, पानी बनेगा। अब देखिए दो पदार्थ मिले थे और दो पदार्थ बने, तो यहाँ पर ये दो क्या हैं, ये है अभिकारक, रिएक्टेंट हैं, अभिकारक। ठीक, और दोनों पदार्थ के मिलने के फलस्वरूप ये दो पदार्थ बने हैं नए, तो ये क्या है, प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं। ओके, अब इसके बाद में हमें पढ़ना है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए इसको नोट कर ले, इसको मिटा दें। उसके बाद में पढ़ना है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ना है आपको, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार पढ़ना है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में सबसे पहले आपको पढ़ना है संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अपक्रिया पढ़ना है। और उसके बाद में वियोजन अपक्रिया पढ़ना है, वियोजन अपक्रिया पढ़ना है। और फिर उसके बाद में वियोजन अपक्रिया, फिर पढ़ना आपको
संयोजन पढ़ना है, फिर वियोजन पढ़ना है, उसके बाद विस्थापन अपक्रिया पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है, विस्थापन अपक्रिया, उसके बाद में हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, उसके बाद में आपको पढ़ना है, द्विविस्थापन के बाद में पढ़ना है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, और फिर पढ़ना है ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है उपचयन अपक्रिया, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया। उसके बाद में आपको पढ़ना है अपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, उसके बाद में आपको पढ़ना है रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, और इसमें दो और बढ़ा लेंगे, दो और पढ़ना है इसमें, एक है उत्क्रमणीय अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया पढ़ लेंगे, उत्क्रमणीय अपक्रिया, और एक पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ये इतने एक एक करके पढ़ेंगे और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पहला हेडिंग लगाओ संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको मिटा दे रहे हैं। आपको पढ़ना है संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हेडिंग लगाओ, हेडिंग लिखो क्या पढ़ना है, संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये पढ़ना है आपको। देखिए संयोजन अपक्रिया क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और केवल एक पदार्थ बनता है, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे जैसे ये मान लीजिए एक पदार्थ ए और दूसरा बी और केवल एक पदार्थ बना ए बी, और या फिर ऐसे हो सकता है पदार्थ ए प्लस बी ए, इसमें दो से ज्यादा भी पदार्थ हो सकते हैं, इसमें दो से ज्यादा भी पदार्थ हो सकते हैं, अभिकारक में दो से ज्यादा पदार्थ हो सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और केवल एक पदार्थ बनेगा ए बी सी। ठीक, इस पर एग्जाम्पल ले लो। तो पहला एग्जाम्पल देखो, सी प्लस ओ टू गिव्स CO2। देखो दो पदार्थ हैं और एकल उत्पाद बना है, यानी एक पदार्थ बना है, दो रिएक्टेंट मिले हैं और एक प्रोडक्ट बना है, दो रिएक्टेंट मिले और केवल एक प्रोडक्ट बना, ये गैस फॉर्म में होगा, ये भी गैस गैस में होगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इस पर, जैसे NH3
प्लस HCl गिव्स NH4Cl। देखो NH4Cl, NH3 अमोनिया एंड HCl, दो पदार्थ मिले और ये नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड नौसादर है, एकल उत्पाद बना, एकल पदार्थ बना। अमोनिया भी गैस अवस्था में होगा और HCl भी गैस रूप में होगा, गैस अवस्था इसमें होगा, और ये भी अमोनियम क्लोराइड या नौसादर भी गैस के रूप में होगा। सफेद धुआं जैसा होगा, सफेद धुआं जैसा लगेगा, सफेद धुआं एक अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनेगा, ठीक, जो कि गैस अवस्था में होगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2 क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O। इसको समीकरण बैलेंस करो, ये H2 O2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, और ये 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन, तो इसको 2 से, ये गैस के रूप में होगा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी गैस के रूप में होगा। दोनों को मिलने से एकल उत्पाद बनेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा। अब देखो, ये तो दो पदार्थ मिले, एकल उत्पाद मिला, दो पदार्थ, दो रिएक्टेंट मिल करके एकल प्रोडक्ट बना। अब इस पर अगर इसके बेस पर लेना चाहे एग्जाम्पल, 3 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, तो 3 पदार्थ, चौथा एग्जाम्पल देखो, 3 रिएक्टेंट मिलेंगे, 3 अभिकारक मिलेंगे, 3 पदार्थ मिलेंगे और केवल एकल उत्पाद बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो देखते हैं, अमोनिया की क्रिया जल के साथ, अमोनिया को जल के साथ मिलाना है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करना है, तो ये बन जाएगा, तो क्या बनेगा, NH4 और NH4HCO3। ये क्या है, अमोनियम बाइकार्बोनेट या फिर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देखो यहाँ पर 3 रिएक्टेंट मिले, 3 पदार्थ मिल करके केवल एकल उत्पाद बना। ये कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अपक्रिया है, ठीक। तो ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। दूसरा लगाओ हेडिंग, वियोजन अपक्रिया, और वियोजन अपक्रिया को हम अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। इसका डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक, वियोजन अपक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि जब एकल पदार्थ या एकल प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट में टूट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं या अपघटन अपक्रिया कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, एकल उत्पाद 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक में, रिएक्टेंट में टूट जाता है। एकल पदार्थ 2 पदार्थ में टूट जाता है या इससे अधिक पदार्थ में टूट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया 3 तरह से होता है। वियोजन अपक्रिया जब एकल उत्पाद 2 या 2 से अधिक अभिकारक में टूट जाता है, या एकल प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट में टूट जाता है, तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया देखिए 3 तरह से होता है। एक होता है, जैसे अगर वियोजन अपक्रिया ऊष्मा के द्वारा पदार्थ टूटता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अगर एकल पदार्थ ऊष्मा के कारण 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है या अपघटित हो जाता है, तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक। और अगर कोई पदार्थ प्रकाश के कारण टूटता है, सूर्य के प्रकाश के कारण, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक। और अगर कोई पदार्थ विद्युत के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से टूट रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं, विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब देखो तीनों का एग्जाम्पल,
तीनों का एग्जाम्पल। ऊष्मीय वियोजन, जैसे ये CaCO3, ये चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको अगर हीट करेंगे, ऊष्मा देंगे, ऊष्मा हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा। देखिए ये सॉलिड फॉर्म में था, ये सॉलिड में था, और ये सॉलिड में मिलेगा, ये सॉलिड में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में, और ये गैस अवस्था में मिलेगा। ठीक, ये कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है, इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा। ठीक, ये है ऊष्मा के कारण हुआ है रिएक्शन, ऊष्मा के कारण एकल प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट में टूट गया है, तो इसे कहेंगे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। अब देखिए प्रकाश वियोजन अपक्रिया क्या है। इसमें क्या होता है, एक AgCl है, AgCl, इस पर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट जब पड़ती है तो ये दो पदार्थों में टूट जाता है, Ag+Cl2। ये सॉलिड में था, ये ठोस में था, और ये सॉलिड मिला और ये गैस मिला। ठीक, तो देखिए दो पदार्थ, जब एकल उत्पाद सनलाइट सूर्य प्रकाश के कारण दो पदार्थ में टूट गया, दो अभिकारक में टूट गया, तो ये कैसा प्रकाश की वजह से टूटा है, तो ये प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया है। इसको बैलेंस करो तो यहाँ पर Cl2, तो यहाँ से Cl हो गया, Cl बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर 2Ag, तो इसको 2 से करो मल्टीप्लाई, यहाँ पर बैलेंस हो गया। तो ये है प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। अब बात आती है इसकी विद्युत वियोजन अपक्रिया। तो इलेक्ट्रिक के द्वारा जब टूटता है तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन अपक्रिया। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं विद्युत वियोजन अपक्रिया का। इसमें क्या होता है, जैसे जल है, क्या है, जल को जब इलेक्ट्रिक करंट देंगे यानी विद्युत प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, ये H2+O2, H2O क्या था, एक्वेस फॉर्म में था, और ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में टूट गया। यहाँ पर H2O पानी विद्युत के वजह से दो पदार्थों में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट गया, तो यहाँ पर विद्युत के वजह से टूटा, तो इसे क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन अपक्रिया। ठीक, इसको बैलेंस करो तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 4। ठीक, तो ये है क्या, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, विद्युत वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ना है विस्थापन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अपक्रिया। हेडिंग लिखो, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या है, हेडिंग, तीसरी अपक्रिया क्या है, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से हटाकर उसका स्वयं स्थान ले लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। अब अधिक क्रियाशील तत्व का कर्म क्या होता है कि सबसे पहले इधर हम लिख रहे हैं विस्थापन अपक्रिया। देखिए क्रिया तत्वों के क्रियाशीलता का कर्म यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम और फिर सोडियम, फिर ये क्रियाशीलता ऐसे घटती है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, फिर Hg, फिर है Ag सिल्वर, फिर है सोना Au। फिर तो यहाँ पर
ऊपर वाले तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से हटाकर उसका स्वयं स्थान ले लेते हैं। ठीक, तो यहां पर ऐसे समझिए, यहां पर कोई तत्व ए है जो कि बहुत ताकतवर है और कोई बी सी है। क्या है? बी सी। इसमें ए बी से ताकतवर है, तो ये क्या करेगा? इस बी को भगा देगा और बन जाएगा क्या? ए सी बन जाएगा। यहां पर देखिए, ये ए क्या किया? ये बी को हटाकर सी से क्रिया कर लिया। ऐसे समझिए, यहां पर मान लीजिए कोई एक घर है, एक घर है और ये घर इस आदमी का है, कमजोर आदमी है, और यहां पर एक ताकतवर आदमी है, बहुत ताकतवर, इसको हम मोटा बना रहे हैं हल्का। ये ताकतवर आदमी है, ठीक, ये ताकतवर आदमी है और इसके पास रहने के लिए घर नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, रोड पर रहता है, भीख मांगने वाला। लेकिन ये क्या करता है? इसके घर पर कब्जा करना चाहता है। तो ये आएगा और उसके कनपट्टे पर खींच के मारेगा और इसको भगा देगा और इसके घर पर कब्जा कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये ताकतवर है। ताकतवर है तो अपने से कमजोर आदमी को पीट कर भगा देगा और उसके घर पर कब्जा कर लेगा। सेम ऐसे ये ताकतवर है बी से, इसको बी को मार पीट कर भगा कर इधर कर देगा और स्वयं इसके सी से कब्जा कर लेगा। यानी विस्थापन अपक्रिया ऐसे समझ सकते हो, मतलब यानी विस्थापन अपक्रिया के डेफिनेशन यह ले सकते हो कि क्रियाशील तत्व, जब क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं, उसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पहला Zn जो एनसीईआरटी बुक में दिया है, Zn प्लस H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक अम्ल। ये क्या करेगा? Zn हाइड्रोजन से ताकतवर है। देखिए, Zn हाइड्रोजन से ताकतवर है तो हाइड्रोजन को भगा देगा और क्या करेगा? इसके विलयन पर कब्जा कर लेगा, ZnSO4 बनेगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। Na प्लस HCl क्या बनेगा? Cl के साथ मिल जाएगा, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी और प्लस में क्या बनेगा? NaCl बनेगा। समीकरण इसको बैलेंस कर लीजिए, तो यहां पर क्या है? H2 है, यहां पर केवल H है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पर Cl 2 हो जाएंगे, इसको भी 2 से करो तो यहां पर Na 2 हो गया, तो इसको भी 2 से कर दो, ये समीकरण बैलेंस हो गया। ठीक, तीसरा, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, तीसरा ले लो, के पोटेशियम H2SO4 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? K2SO4 बनाएगा, K2SO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। यहां पर देखिए K2 बैलेंस करो तो इसको यहां पर 2 है, K2 है तो इसको 2K। ठीक, चौथा एग्जाम्पल Fe है, Fe और मान लीजिए ये CuSO4 कॉपर सल्फेट है, क्या करेगा? आयरन देखिए Fe कॉपर से ताकतवर है तो ये क्या करेगा? Cu को बाहर कर देगा और FeSO4 बनेगा, FeSO4 बनेगा। ठीक, यहां पर ये सॉलिड था और ये एक्वेस सॉल्यूशन था, यहां पर ये एक्वेस होगा और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक, यानी आयरन जो है कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ये कॉपर को हटाकर उसके विलयन पर कब्जा कर लेगा।
ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लो इसे। उसके बाद में पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अपक्रिया। हेडिंग लगाओ, द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अपक्रिया, ये पढ़ना है। हेडिंग लगाओ। जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, मान लीजिए एक अभिकारक AB है और एक दूसरा अभिकारक है CD है, दूसरा अभिकारक क्या है CD, एक अभिकारक AB है और दूसरा अभिकारक क्या है CD। तो ये अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं। मान लीजिए ये इसका आयन ये है B और C का आयन क्या है D, तो ये क्या करते हैं अदला बदली करते हैं, ये A D के साथ और B C के साथ, ये आपस में क्या करते हैं इंटरचेंज कर लेते हैं, आपस में अदला बदली कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा AD प्लस BC, ये हो गया अभिकारकों के बीच आयनों का अदला बदली। ठीक, तो ये क्या है, इसमें दोनों अभिकारकों का विस्थापन होता है, दोनों अभिकारकों का अदला बदली होता है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए एक आदमी ऐसा है और एक आदमी इधर है, इसको अब देखिए ये आदमी है, यहां पर एक दूसरा आदमी है, इसका ये घर है और इसका ये घर है। अब इसमें अब देखिए इस आदमी को अपना घर अच्छा नहीं लगता है, दूसरे का अच्छा लगता है इसका, और इसको अपना अच्छा नहीं लगता है, इसका अच्छा लगता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, कहेंगे ऐसा करो तुम्हारा हम ले ले हमारा तुम, तुम्हारा हमें अच्छा लगता है और हमारा तुम्हें अच्छा लगता है, तो ऐसा करते हैं हम आपस में अदला बदली कर लेते हैं। तो ये वाला आदमी इसके घर में रहने लगता है और ये वाला आदमी इसके घर में रहने लगता है, तो आपस में क्या कर लेते हैं इंटरचेंज कर लेते हैं। सेम ऐसे होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि अभिकारकों के बीच आयनों का इंटरचेंज हो जाता है, आपस में अदला बदली हो जाता है। ठीक, डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि जब वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है या अदला बदली होती है, उसे क्या कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में मिल, ये सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में है और यहां पर बैरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन। अब दोनों क्या करेंगे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। सोडियम कहेगा Cl से कि मेरे पास आओ, बैरियम कहेगा SO4 से कि तुम मेरे पास चले आओ, तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या बनेगा NaCl, बैलेंस करो, यहाँ पर 2 Na और यहाँ पर Cl 2, तो इसको हम बना लेंगे 2NaCl। ठीक, प्लस में अब देखो क्या बना Ba और SO4 बचा, तो बैरियम सल्फेट, यहाँ पर ये एक्वस होगा और ये सॉलिड होगा। एग्जाम्पल हो गया, एनसीईआरटी बुक में दिया है एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, AgNO3 प्लस KCl, AgNO3 प्लस KCl, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या बनेगा AgCl प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट,
KNO3। देखिए सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड ये आपस में क्रिया करके इंटरचेंज हो जाएंगे और क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, तो ये है दोनों एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अब आप लोगों को पढ़ना है एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्टोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या पढ़ना है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया पढ़ना है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ना है। ठीक, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जिन अपक्रियाओं में उत्पाद बनता है लेकिन उसके साथ में ऊष्मा भी रिलीज होती है, ऊष्मा भी बनती है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। यानी जिन अपक्रियाओं में या ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा मिलती है, जिसमें प्रोडक्ट के साथ में ऊष्मा मिलती है, हीट मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। देखिए जैसे हम बिना भूजा चूना लें और उसमें जल को मिला दें, बिना भूजा चूना और उसमें क्या मिला दें, जल, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस में हीट बनेगी, ऊष्मा बनेगा। तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, क्योंकि उत्पाद के साथ में क्या मिलता है, ऊष्मा मिलती है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा मिलती है, या ऐसे लिख सकते हो कि वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल ये हो जाएगा पहला। दूसरा एग्जाम्पल, ग्लूकोज का विखंडन जब हमारे शरीर में होता है C6H12O6, C6H12O6, ये एक्वस है, एक्वस फॉर्म में। इसका ऑक्सीजन से, अगर ऑक्सीजन से मिलता है कौन, ग्लूकोज, ये गैस है, तो बनता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 6CO2 हो जाएगा, 6CO2 हो जाएगा, 6CO2 हो जाएगा और 6H2O हो। ये एक्वस, ये गैस में, और ये होगा गैस फॉर्म में, और ये होगा लिक्विड फॉर्म में। ठीक, अब इसके साथ साथ में बनता है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है, ऊष्मा बनता है, ऊष्मा भी बनता है। अब हीट बनती है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक, इसमें ऊष्मा मिलती है, तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नोट कर लो। उसके बाद पढ़ना है ऊष्माशोषी अपक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी अपक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या होता है, ऊष्माशोषी अपक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी के ये अपोजिट है, उसमें ऊष्मा मिलती है लेकिन इसमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा देनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या है? चूना है, चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसमें अगर ऊष्मा हम दे दें, ऊष्मा अगर हीट दे दें तो क्या होगा, क्या बनेगा? बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऊष्मा देना पड़ा, तो ये वाला हमने वियोजन में भी लिखवाया था, तो ये वियोजन का भी एग्जाम्पल है और ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर ऊष्मा देना पड़ा तो ये ऊष्मा शोषी का है, और एकल उत्पाद दो रिएक्टेंट में टूट गया तो ये वियोजन अपक्रिया का भी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम हीट को यहाँ प्लस करके लिखेंगे अभिकारक में, जैसे ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी में क्या लिखते थे हम, हीट हमें कहाँ मिलती थी? प्रोडक्ट में, तो हम प्रोडक्ट में प्लस करके लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हमें अपक्रिया करवाने के लिए अभिकारक में हीट देना पड़ता है, इसलिए हम क्या अभिकारक की तरफ प्लस करके लिखते हैं। या फिर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि CaCO3 और फिर CaO प्लस CO2 और इसमें माइनस करके ऊष्मा इधर लिख सकते हो। तो या फिर प्लस करके ऊष्मा इधर लिख दो, या फिर ये ऊष्मा माइनस करके इधर लिख दो। तो यहाँ पर ऊष्मा ये दर्शा रहा है कि ऊष्मा हमें देनी पड़ रही है, ऊष्मा की यहाँ पर खपत हो रही है, तो ये है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड में हम क्या करेंगे? ऊष्मा देंगे। हीट को जब देते हैं, ऊष्मा देते हैं तो क्या बनता है? Hg अलग हो जाता है और प्लस में O2 अलग हो जाता है, तो ऊष्मा देनी पड़ती है, तो ये ऊष्मा शोषी अपक्रिया का एग्जाम्पल है। इसको बैलेंस करोगे तो 2 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। ठीक, तो यह है ऊष्मा शोषी अपक्रिया का एग्जाम्पल, नोट कर लो इसको। उसके बाद में अब पढ़ना है आपको ऑक्सीडेशन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया और रिडक्शन यानी अपचयन अपक्रिया। अब क्या पढ़ना है आपको? उपचयन अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया पढ़ना है। उपचयन अपक्रिया कहो या ऑक्सीडेशन अपक्रिया कहो या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहो या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहो, ऑक्सीकरण अपक्रिया या फिर ऑक्सीडेशन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। ठीक, तो यह क्या पढ़ना है आपको? ऊष्मा, क्या पढ़ना है? उपचयन अपक्रिया। देखिए वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है यानी ऑक्सीजन प्लस होता है, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है। ऑक्सीजन का योग होता है यानी वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी होती है, तो उस अपक्रिया को हम उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया या ऑक्सीडेशन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल Cu प्लस O2 क्या बनेगा? CuO बनेगा। अब देखो यहां पर इसको बैलेंस करो, तो यहां पर 2 से, यहां पर 2 से। अब देखिए यहां पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद कॉपर के पास ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ, तो ये यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है यानी ऑक्सीकरण हुआ है, उपचयन हुआ है। ये है उपचयन अपक्रिया, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल Zn प्लस O2 क्या बनेगा? Zn वो। यहाँ पर देखिए
ऑक्सीजन इसके पास नहीं था जेडेन के पास, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, योग हुआ, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अपक्रिया। ठीक, उसके बाद में आता है, उसके बाद में पढ़ना है, उसके बाद में अपचयन अपक्रिया पढ़ना है। अपचयन रिडक्शन रिएक्शन। अपचयन क्या होता है? अपचयन अपक्रिया देखो, अपचयन अपक्रिया इसका उल्टा है। इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है या कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी, और इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। तो जिसमें वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइड्रोजन का योग होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपचयन क्रिया, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ZnO जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ क्रिया करेंगे तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और Zn बनेगा। जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन के साथ कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन था और क्रिया होने के बाद यहाँ देखो ऑक्सीजन का क्या हुआ? ह्रास हो गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो ये अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है। ये है अपचयन क्रिया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, CuO प्लस H2 बनेगा क्या? यहाँ पर H2 और वो क्या बनेगा? H2O बनेगा और प्लस कॉपर। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन था, क्रिया होने के बाद ऑक्सीजन गायब, यानी यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हुई, तो ये है अपचयन हुआ है। अब उसके बाद में पढ़ना है क्या? रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? रेडॉक्स अपक्रिया, या इसको उपचयन अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं साथ में। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? देखिए, वह अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे CuO प्लस H2 क्या बनेगा? H2 और वो H2O बना और प्लस में कॉपर। अब देखो यहाँ पर इसका देखो ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन गायब, तो ये क्या हुआ? अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीजन की कमी हुई है, अपचयन हुआ है। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर देखो अपक्रिया होने के बाद ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन का योग हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। उपचयन क्या हुआ? यहाँ पर उपचयन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर उपचयन भी हुआ, अपचयन भी हुआ, तो जिस अपक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ZnO प्लस C, यहाँ पर बनेगा क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Zn। अब देखिए यहाँ पर ZnO ऑक्सीजन है और अपक्रिया होने के बाद Zn के पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कमी हुई, तो यहाँ पर हुआ क्या? ऑक्सीजन कमी, यानी अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। और यहाँ पर देखो कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है और जैसे अपक्रिया हुई तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन आ गया, तो ये हुआ उपचयन हुआ है, यानी इस अपक्रिया में उपचयन भी हुआ अपचयन भी हुआ, तो ये क्या हुआ? रेडॉक्स अपक्रिया है। ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ना है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उत्क्रमणीय अपक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, और एक पढ़ना है
अनुत्क्रमणीय क्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों साथ साथ में खत्म कर देंगे, दोनों साथ साथ में पढ़ देना। अपक्रिया, देखिए उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या है, ऐसे समझो जैसे ये बर्फ है, बर्फ बर्फ को गर्म करो तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। पानी को गर्म करो तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। वापस ठंडा करो गैस को तो पानी बनेगा। फिर वापस ठंडा करो तो क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। यानी देखो समान परिस्थिति में एक पदार्थ अपक्रिया आगे भी हो रही है और पश्चिम दिशा में भी हो रही है। तो अपक्रिया जब अग्र और पश्चिम दोनों दिशा में होती है और किसी भी दिशा में पूर्ण रूप से नहीं हो पाती, पूर्णता को नहीं प्राप्त होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या लेंगे हम, ये वाला एग्जाम्पल मत लिखना, इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्या लिखना है, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है, बनता है जो दोनों दिशाओं में होती है उसको हम ये डबल तीर से दर्शाते हैं। यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और प्लस में क्लोरीन गैस निकलेगी। अब देखिए यहाँ पर समान परिस्थिति में अपक्रिया अग्र दिशा में हुई, देखो इधर से इस दिशा में भी हुई है और ये दर्शा रहा है कि इस दिशा में भी हो रही है। इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये बनेगा, इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा। यानी समान परिस्थिति में जब अपक्रिया समान परिस्थिति में अग्र दिशा में और पश्चिम दिशा में दोनों दिशाओं में होती है और किसी भी दिशा में पूर्णता को नहीं पहुंचती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम्पल आपका हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या है। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या है कि जो समान परिस्थिति में, ऐसी अपक्रिया जो समान परिस्थिति में केवल एक ही दिशा में चलती है उसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये दोनों दिशा में चलती है, किसी भी दिशा में पूर्णता को नहीं पहुंचती, और ये एक ही दिशा में चलती है और पूर्णता को प्राप्त होती है, तो इसे हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को हम अगर गर्म कर दें तो बन जाएगा CaO बिना भुजा चूना और बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, एक ही दिशा में होती है। तो ये दोनों लिख लो, नोट कर लो। उसके बाद में पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है संक्षारण। क्या पढ़ना है, संक्षारण पढ़ना है। संक्षारण हेडिंग लगाओगे, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, ठीक। देखिए जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता नमी में आती है तो क्या होती है, नष्ट होने लगती है, उस पर जंग लग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी लिख सकते हो, जब कोई धातु अपने आसपास नमी या अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित होने लगती है, नष्ट होने लगती है, उस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये संक्षारण के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, लोहे के संक्षारण को हम जंग लगना कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगता है तो ये लोहा का संक्षारण है। तो लोहा में संक्षारण किस प्रकार से होता है, लोहा के संक्षारण का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये आयरन है और इस पर ऑक्सीजन O2 क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, Fe2O3। आयरन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, Fe2O3 इंटू XH2O। इसको हम कहेंगे क्या, जल योजित फेरिक ऑक्साइड, फेरिक
ऑक्साइड, ऑक्साइड, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, जंग लगा लोहा या जंग कह सकते हो। ठीक, ये है लोहे का संक्षारण। इसको बैलेंस करोगे तो ऑक्सीजन कितना है 3, यहां पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और ऑक्सीजन कितना है 3, तो इसको हम 3/2 कर देते हैं, तो ये हो गया, 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, इसको 3/2 कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 कट जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, 3 ऑक्सीजन। यहाँ पर इसका कोई डिसाइड वैल्यू नहीं, क्यों यहाँ पर XH2 लिखा है, यहाँ पर XH2O लिखा है, इसका मतलब पानी के मॉलिक्यूल कितने हैं पता नहीं है, तो यहाँ पर जल योजित फेरिक ऑक्साइड है, तो ये है जंग लगा लोहा। ठीक, संक्षारण हो गया। अब देखिए संक्षारण को बचाने का उपाय क्या है, संक्षारण से बचाने का उपाय क्या है, तो संक्षारण से बचाने का उपाय, धातुओं को संक्षारण से बचाने का उपाय क्या है, संक्षारण से बचाने के उपाय सबको पता है। पहला उपाय क्या है, तेल या ग्रीस लगाना, धातुओं पर तेल या ग्रीस लगाना, और दूसरा उपाय है पेंट या पॉलिश कर देना, और तीसरा उपाय है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या होता है, जब किसी धातु पर जिंक की यानी जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, लेप चढ़ा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण करना। ठीक, ये 3 उपाय हैं, तो लिख लेना, इसको नोट कर लेना। ठीक, उसके बाद में आपको पढ़ना है, आपको लास्ट टॉपिक है इसका, तो सब पढ़ना है विकृत गंधिता। क्या पढ़ना है, इसको मिटा दे रहे हैं, विकृत गंधिता पढ़ना है, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता पढ़ना है। क्या पढ़ना है, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। अब देखिए विकृत गंधिता क्या होता है, जब तैलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खुला रखा जाता है, तो क्या होता है, उसमें उपचयन अपक्रिया हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन का योग हो जाता है, जिससे उसका स्वाद एवं गंध में बदलाव आ जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता, तथा उस पदार्थ को हम कहते हैं विकृत गंधी पदार्थ। क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, और उस पदार्थ को, जो खराब पदार्थ है, उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधी पदार्थ कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब तैलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है, लंबे समय तक खुला रखा जाता है, तो उसके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, और उस पदार्थ को विकृत गंधी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन का योग हो जाता है, ऑक्सीजन का योग होने से उपचयन अपक्रिया होती है, इसलिए वो विकृत गंधी हो जाता है, खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। अच्छा, इससे बचने का उपाय क्या है, विकृत गंधिता से बचने का उपाय क्या है, यानी यहाँ पर लिखना है बचाने का उपाय, विकृत गंधिता से बचाने का उपाय क्या है, रेंसिडिटी यहाँ पर लिख लेना, रेंसिडिटी से बचाने का उपाय क्या है। उपाय यहाँ पर पहला कि खाद्य पदार्थ को वायुरोधी पात्र में रखना चाहिए। पहला क्या है, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में, जिसमें हवा न प्रवेश करे, वायुरोधी पात्र में रखना चाहिए। और दूसरा उपाय क्या है,
बचाने का कि खाद्य पदार्थों में आलू चिप्स या कुरकुरे की पन्नी में क्या करने या खाद्य पदार्थों में क्या करें, ऑक्सीजन गैस को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस को डाल देना चाहिए, जिससे उपचयन अभिक्रिया ना हो पाए। तो मेन बहुत इंपॉर्टेंट ये है नाइट्रोजन गैस। खाद्य पदार्थों या आलू चिप्स की पन्नी में, पॉलीथीन में ऑक्सीजन गैस को हटा करके नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करना चाहिए। तीसरा उपाय है खाद्य पदार्थ को फ्रिज में रखकर शीतलन देना चाहिए, लिख लेना। और चौथा उपाय सूर्य के प्रकाश से बचाकर रखना चाहिए, खाद्य पदार्थों को सूर्य के प्रकाश से बचाकर रखना चाहिए, लिख लेना। अब आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आज इतना ही। अब देखिए केवल एक टॉपिक बचा है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अपक्रिया हो गया, रासायनिक समीकरण बचा है जो कि छूट गया था, और नेक्स्ट वीडियो में वो भी कंप्लीट कर देंगे। बस चैप्टर आपका ये खत्म हो जाएगा, चैप्टर आपका ये समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो तब तक के लिए बाय बाय।